गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। और आप सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आप लोग कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कैसे कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि आजकल के समय में आपके प्रैक्टिकल सेशन नहीं हो पा रहे होंगे। जिन बच्चों के घर पर कंप्यूटर अवेलेबल है या जिनके दोस्तों के पास में अवेलेबल है वही इसका प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत कर पा रहे होंगे, बाकी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी क्योंकि स्कूल खुले हुए नहीं हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़े दिन का और इंतज़ार करना है। अभी मार्च महीने से आपके स्कूल वगैरह सारे के सारे खुल जाएंगे और आप जल्दी ही अपने कंप्यूटर लैब में भी कंप्यूटर चलाने का आनंद ले पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। बस थोड़े दिनों की बात है, बस 1 महीने की बात है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ जो चैप्टर, उसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेज। तो आप बच्चों को क्या लगता है कि कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है और उसे भी स्टोरेज डिवाइसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुझे आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे आपके लिए मेमोरी क्या है, हमारा दिमाग। और हमारे दिमाग की एक क्षमता है, हालांकि इसकी क्षमता तो असीमित है, अनलिमिटेड है, और हम लोग इसकी पूरी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर भी हर बच्चा जानता है, मैं भी जानता हूँ कि एक दिन में मैं कितनी बातें याद कर सकता हूँ या कोई बात मुझे कितने दिनों तक के लिए याद रहेगी। और जिन बातों को हम अपनी मेमोरी में, अपनी याददाश्त में, दिमाग में याद नहीं रख पाते, वी नीड टू नोट इट। इसीलिए तो हम लोग नोटबुक बनाते हैं, इसीलिए तो हम लोग नोट्स बनाते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी बातें हम लोग याद ही रख पाते तो नोटबुक की ज़रूरत क्या पड़ती, है ना। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में कितने तरह की मेमोरी होती है, और क्या कंप्यूटर में मेमोरी के अलावा भी डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। यही पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ए कंप्यूटर वर्क्स बाय फॉलोइंग द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। आप सब बच्चों को याद होगा IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। This means that a user feeds data into the computer through input devices. The computer then works upon the input with the help of processing devices and finally it delivers the output through output devices. तो हमको, आपको, हम सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल की तरह से काम होता है। तो हमारे लिए इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये इन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कह सकते हैं। हम लोग इसके जरिए ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई डेटा फीड करते हैं। सपोज करो कि अगर आपके पास में कीबोर्ड नहीं होगा तो क्या आप अपना बायोडेटा बना पाओगे? आप एक दिन की डायरी नोट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कीबोर्ड इज द मेन इनपुट डिवाइस। वो बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है और उसकी ज़रूरत हम सब लोगों को पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट टाइप करने के लिए, है ना। और CPU उसका प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर को जो कुछ भी हमें कहना होता है, कंप्यूटर हमें कैसे बताता है? वो या तो जो स्पीकर है उसके जरिए आवाज़ आती है या फिर वो मॉनिटर पर, डिस्प्ले पर दिखाता है और हम लोग उसे देख करके समझ जाते हैं। और कई बार कंप्यूटर आउटपुट को प्रिंटर से प्रिंट करके भी दिखाता है। वो चाहे तो आउटपुट को हम लोग उसके जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं वहाँ फाइल के तौर पर स्टोर करके भी रख सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी रख सकते हैं। वी कैन कॉपी इट टू पेन ड्राइव ऑल्सो, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑल्सो कंटेन्स ए मेमोरी यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा? अभी अभी पढ़ा कि कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। First one is primary memory and secondary memory. During the IPO cycle, the computer's primary memory is used for flow of information and also for calculations. Many times we need to store input and output data permanently. So this task is done by the secondary memory. तो जब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उस समय कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में ही वो सारा का सारा डेटा और वो सारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ उसकी प्राइमरी मेमोरी में होता है। और वो तब तक के लिए उसमें होता है जब तक वहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही होती है, कैलकुलेशन चल रहा होता है ना। और अगर कभी कभी हमें इनपुट को या आउटपुट डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो, परमानेंटली करने का मतलब है
कि इफ़ वी नीड द इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा आफ्टर सम टाइम, जैसे मुझे 4 दिनों के बाद देखना है, 1 हफ्ते के बाद देखना है, वी नीड टू एक्सेस द फाइल आफ्टर 1 मंथ 6 मंथ, सो इन दैट केस वी विल हैव टू स्टोर इट परमानेंटली, और उस केस में हमें कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आगे चल कर के हम लोग इन्हीं 2 मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी कंटेन्स द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन डायरेक्टली रीड बाय द CPU. It also stores data on which work is being done at a given time. Primary memory is also called internal memory. तो बच्चों प्राइमरी मेमोरी का एक दूसरा नाम भी है इंटरनल मेमोरी। आप बच्चों के पास में मोबाइल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके घर में आपके भैया के पास में, पापा के पास में मोबाइल होगा, तो उस मोबाइल में भी एक इंटरनल मेमोरी होती है और एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी जो मोबाइल के साथ में ही होती है, उसके बोर्ड पर ही होती है, और उसकी मेमोरी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप उसमें क्या लगाते हो? आप उसमें एक मेमोरी कार्ड लगाते हो, वो है ना। तो यहाँ हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी मेमोरी उस तरह की मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर का प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड रहता है। वैसे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड रहते हैं जिसे CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है। वी डोंट नीड टू ऑर्डर द कंप्यूटर, वी डोंट नीड टू इंस्ट्रक्ट इट। हम कंप्यूटर को कहें या ना कहें, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो उस केस में जो CPU जहाँ से प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करता है बिना हमसे पूछे कहे हुए, वही उसका जो लोकेशन है वही प्राइमरी मेमोरी है। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो बूटिंग इंस्ट्रक्शन है, जहाँ से वो स्विच ऑन होने के बाद में वो सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, उसके बाद वो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम लोड करता है, तो वो जो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस है वो उसके मदरबोर्ड की चिप में होता है, वो उसे हम प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं। इट ऑल्सो स्टोर्स डेटा ऑन विच वर्क इज बीइंग डन एट ए गिवन टाइम। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। इसका 2 हिस्सा होता है, 2 तरह के होते हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जिसे हम पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर CPU सिर्फ पढ़ सकता है, वो उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। और रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें वो प्रोसेसिंग करते समय काफ़ी सारा डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन रखता है, और बाद में फिर वो उसमें से स्पेसेस को फ्री भी करता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के जो 2 टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, रोम और रैम, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या हैं, किस किस काम के लिए होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम। द रोम इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो ये याद रखने वाली बात है बच्चों कि रोम कहाँ होता है, वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर होता है। It contains some instructions and programs that are essential for a computer to operate. These instructions are put into the ROM at the time of manufacture. तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस ROM में कौन कौन सा इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, उसके बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रोम में उस समय में राइट किया जाता है या स्टोर करके रखा जाता है जब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, इसे हम यूजर, मैं या आप या आपके जो लैब इंस्ट्रक्टर हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, वो एक्सेस नहीं करते, वो इसमें कोई कंटेंट्स नहीं डाल सकते, है ना। सो दीज आर ऑफ ए परमानेंट नेचर एंड कैनॉट ऑर्डिनरीली बी चेंज्ड बाय अस। तो ये ध्यान देने की बात है कि ये जो होता है रोम में जो कुछ भी लिखा हुआ वो परमानेंट नेचर का होता है, उसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। दिस इज वाई रोम इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। द कंटेंट ऑफ रोम डज नॉट गेट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। यहाँ हम लोग एक और शब्द देख रहे हैं ना, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब है
कि वो चीज़ें जब जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करेंगे या व्हेनेवर पावर विल बी कट, पावर विल बी स्विच्ड ऑफ, इट विल लॉस्ट। और ठीक है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होगी जिसमें कंप्यूटर का पावर कट होने के बाद में, स्विच ऑफ करने के बाद में भी ये चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। तभी तो जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, चाहे अभी ऑन करें, एक हफ्ते के बाद ऑन करें, वो अपने आप ही वहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले लेता है, और रोम में जो उस चिप में लिखा हुआ होता है वो कभी भी ऑफ नहीं होता। तो एक्चुअली में हम ऐसा भी कह सकते हैं, और ऐसा आप देखोगे लैब में जाकर के आपके टीचर दिखा भी सकते हैं कि रोम क्या है, वो एक छोटा सा आईसी चिप के शक्ल का होता है। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये आईसी चिप होता है ना। और क्या खास बात है कि इसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं ये कंप्यूटर का बिजली कटने के बाद में, कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद में भी खत्म नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में दो तरह की मेमोरी होती है, रोम और रैम। तो अब हम लोग रैम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक और बात मैं बता दूं कि अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो रोम की कैपेसिटी कम होती है, रैम की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सॉरी। सो रैम इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. It is attached to slots on the motherboard. When we work on a computer, the software we use are loaded temporarily onto the RAM from a permanent storage device such as the hard disk. The data we feed while working is also temporarily stored in the RAM. When we turn off the computer, the RAM loses all the software and data. So before switching off the computer, the data has to be saved onto a permanent storage device. दिस इज़ वाई रैम इज़ कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। तो बच्चों क्या होता है कि रैम जो है उसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद में CPU रोम से सारा इंस्ट्रक्शंस वगैरह रीड करता है, और उसके बाद में वो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को लोड करके फिर बिल्कुल रेडी हो जाता है हमारा आपका काम करने को। अब इसके बाद अगर हम लोग एक एप्लीकेशन चलाते हैं MS वर्ड, या हम लोग चलाते हैं पावर पॉइंट, तो ये पावर पॉइंट का प्रोग्राम है या वर्ड का प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर के रैम में जाएगा, वहाँ पर लोड होगा, और जो भी कुछ फाइल वगैरह हम लोग बनाते हैं वो भी रैम में होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इस एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे तो ये एप्लीकेशन का प्रोग्राम जो है वो रैम से बाहर आ जाएगा, और हम लोगों को ये भी करना होगा कि जो फाइल अभी अभी हम लोगों ने वर्ड में बनाया है या पावर पॉइंट में बनाया है उसे हमें सेव करना होगा। और ये फाइल सेव कहाँ होगी? ये आपके हार्ड डिस्क पर सेव हो सकती है, ये कंप्यूटर के पेन ड्राइव पर सेव हो सकती है, ठीक है। और इसमें एक और बात होती है कि अगर हम लोगों ने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया, शट डाउन कर दिया, और फिर दोबारा आप ऑन करोगे तो आपको कंप्यूटर के रैम में वो फाइल दोबारा नहीं मिलेगी, वो फाइल हमें हमेशा स्टोर करनी होती है हार्ड डिस्क पर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे हम लोग कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो रैम में जो कुछ भी स्टोर किया हुआ है, लिखा हुआ है, वो वॉश आउट हो जाता है। इसीलिए इसे टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ईच टाइम वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, द सेव डेटा एंड द सॉफ्टवेयर आर रीलोडेड ऑनटू द रैम। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हर बार उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम दोबारा लोड होगा, और जो भी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं वो प्रोग्राम और उसके नेसेसरी डेटा भी दोबारा लोड होते हैं। और जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो रैम बिल्कुल वैकेंट हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। सो सिंस रैम इज द प्लेस वेयर ऑल द वर्क इज डन, डेटा कैन बी रीड एंड रिटन इन रैम। सो रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। आप इसे बार बार रीड करते हैं, बार बार यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी तभी तक जब तक कंप्यूटर स्विच ऑन है तब तक। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। वी यूज सेकेंडरी मेमोरी टू स्टोर डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स एम्पल स्पेस टू सेव डेटा। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। अच्छा बच्चों, आप ये बात बताओ कि अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ना हो तो क्या होगा? और कभी कभी जो आपके कंप्यूटर वाले सर बताते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर में 1000 ई बुक्स को स्टोर करके रखा है,
5 एनिमेशन मूवी को स्टोर करके रखा है ना। तो ये चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं? ये चीज़ें स्टोर होती हैं उसकी एक्सटर्नल मेमोरी में, ये उसकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। तो हार्ड डिस्क को या सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहेंगे, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहेंगे। हार्ड डिस्क एक एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर हम लोग हार्ड डिस्क को रख सकते हैं। पुराने ज़माने में फ्लॉपी होता था, नए ज़माने में सीडी भी होता है ना, पेन ड्राइव भी होता है। So there are various types of data storage devices that help us to save data. Some examples of data storage devices are hard disk, CDs, DVDs and USB drives. तो बच्चों ये वही चीज़ें हैं ना जो मैंने अभी अभी बताई, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, USB, है ना। ये जो पेन ड्राइव होते हैं इसे ही हम लोग USB कहते हैं। So data stored in these devices can only be used by computer through its primary memory. तो इसमें जो कुछ भी स्टोर्ड है आपके हार्ड डिस्क में, DVD में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, पेन ड्राइव में, उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसे हम प्राइमरी मेमोरी रैम के जरिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब कंप्यूटर स्विच ऑन है, अदरवाइज वी कांट यूज इट, है ना। So the main aim of data storage devices is to store data permanently. The primary memory cannot do so. हम लोग प्राइमरी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें नहीं स्टोर कर सकते। तो अभी अभी हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी उसमें क्या है कि रोम रीड ओनली मेमोरी, उसकी मेमोरी कैपेसिटी कम है, परमानेंट है। रैम की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, टेम्पररी है, जब तक कंप्यूटर स्विच ऑन है, बिजली है तभी तक। और सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, USB, पेन ड्राइव, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रैम और रोम की तुलना में उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। अब आजकल तो 2-2 टेराबाइट के हार्ड डिस्क मिलने बड़े मतलब ये कॉमन बातें हो गई हैं। तो आप सपोज करो, और रैम कितने का होता है? 8 GB रैम, ठीक है। आप लोगों को एक चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइप करूँगा इस लेक्चर के, जिसमें मैं स्टोरेज यूनिट्स के बारे में बताऊँगा कि कंप्यूटर में स्टोरेज का मेजरिंग यूनिट क्या है, बिट्स के बारे में, बाइट के बारे में, 1 बाइट कितने KB का होता है, 1 किलोबाइट कितने मेगाबाइट का होता है, गीगाबाइट, टेराबाइट ऑल्सो। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेज। तो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का फ़ायदा क्या है? सो द फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज स्टोरेज स्पेस। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब बच्चों ज़रा सोचो कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, तो इसके लिए कितने डेटा स्टोरेज करने की ज़रूरत पड़ती होगी? आप सपोज करो रेलवे रिजर्वेशन की ही बात करें तो देश के 30-40 करोड़ लोगों का अकाउंट इसमें हो सकता है। लोग न जाने कितने लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो किसने कहाँ का टिकट कहाँ के लिए बुक किया, उसका कौन सा अकाउंट है, उसे किस स्टेशन से किस स्टेशन पर जाना है। तो ये सारा डेटा स्टोर करने के लिए तो स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होगा ना, और इसके लिए हमें हाई वॉल्यूम स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होंगे। तो पहला बेनिफिट, पहला एडवांटेज क्या है डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? ईजी ट्रांसफर ऑफ डेटा। डेटा सेव्ड इन दीज स्टोरेज डिवाइसेस कैन ईजिली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू द अदर। तो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क या CD में जो डेटा स्टोर है उसे हम बड़ी आसानी से, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को बड़ी आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब सपोज करो कि किसी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें हैं, तो उन किताबों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितने जगह की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे लगता है 5 ट्रक तो चाहिए ही होंगे। लेकिन अगर हम उन सारी किताबों को ई-बुक के फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट में हार्ड डिस्क में ले जाना चाहें तो एक हार्ड डिस्क जिसकी की साइज आपके नोटबुक के बराबर होगी, एक डायरी के बराबर होगी, वो काफ़ी है। थर्ड पॉइंट इज ईजी टू चेंज डेटा। वी कैन ईजिली चेंज और डिलीट द डेटा सेव्ड इन मोस्ट डेटा स्टोरेज डिवाइसेज। तो कंप्यूटर पर डेटा को स्टोर करना वो थोड़ा सा ट्रिकी काम है, लेकिन उस पर डेटा को डिलीट करना
ये तो कभी कभी लोग गलतियों से कर लेते हैं, बड़ा आसान काम है। हालांकि हम लोगों को कभी भी अपने डेटा स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा डिलीट करते समय ध्यान देना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए कि क्या वो डेटा अनइम्पॉर्टेंट है, क्या वो गार्बेज है, हमें भविष्य में वी विल नॉट नीड इट इन फ्यूचर एनी मोर, तभी उसे डिलीट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर जिस पहले डिवाइस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज हार्ड डिस्क। क्या कहा मैंने? हार्ड डिस्क। ए हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव इज द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन, हाँ बिल्कुल, सब जगह पे अवेलेबल है। अगर आपके लैब में 10 कंप्यूटर हैं तो 10 के 10 कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तो लगे ही होंगे, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। It is enclosed within the CPU box. The hard disk of a computer contains all saved data and software used by the computer. Hard disk have large data storage capacity. The storage capacity of a hard disk ranges from 250 GB to 1 TB. GB stands for gigabyte and TB stands for terabyte. तो बच्चों, हार्ड डिस्क बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये लगभग सारे कंप्यूटर्स में आपको अवेलेबल होगा। आपके लैब में भी जितने कंप्यूटर्स हैं वहाँ भी होगा। लेकिन एक चीज़ है कि आमतौर पर अगर हम कंप्यूटर देखते हैं तो ये हार्ड डिस्क दिखता नहीं, ये CPU वाले बॉक्स के अंदर में लगा हुआ होता है। लेकिन आजकल मार्केट में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई भैया हो सकते हैं, उनके पास में एक इस तरह की हार्ड डिस्क हो सकती है जिसे वो बाहर रखते हैं और इसे बस USB केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है और आसानी से उसको वो एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और आजकल तो मार्केट में 2 टेराबाइट का, 4 टेराबाइट का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिलने लगा है। मैंने भी अपने बच्चे को उसके बर्थडे पर लास्ट ईयर एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ही गिफ्ट में दिया था। वो कंप्यूटर इंजीनियर है ना। तो बच्चों, हम लोग फिर आगे बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क हैव लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। तो आपने सुना ना, इसे नोट करके रखिए। Hard disk can also be attached externally to computer to store additional data or to save a backup of the present data. Such hard drives are called external hard drives. वो बस मैंने अभी जिसके बारे में बताया था आपको। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर फैक्ट बॉक्स में। The capacity of the first hard disk created in 1979 by Seagate was merely 5 MB. Only 5 MB. तो देखो बच्चों, 1979 ईस्वी में सीगेट कंपनी ने जो पहला हार्ड डिस्क बनाया था उसकी स्टोरेज कैपेसिटी मात्र 5 मेगाबाइट थी। और आज के समय में सोचो आप ऐसे समझ लो ना कि एक MP3 गाना जो होता है उसे 5 MB जगह चाहिए होती है। और आजकल के हार्ड डिस्क में आप कितने गाने रख सकते हो? मुझे लगता है आप 25,000 गाने रख सकते हो, 10,000 गाने रख सकते हो। और कुछ और कंपनियों के नाम जो हार्ड डिस्क बनाती हैं उसमें है तोशिबा, सीगेट, वेस्टर्न डिजिटल, सैमसंग भी बनाती है हार्ड डिस्क। अब जो अगला स्टोरेज डिवाइस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको आप सब लोग कॉमनली CD बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइस, मोस्ट कॉमन। एक ही बात होती है इसमें कि इसमें जो चीज़ें होती है ना वो एक्सेस करने के लिए होती हैं, रीड करने के लिए ज़्यादा होती हैं। हालांकि ऐसे भी कॉम्पैक्ट डिस्क अवेलेबल हैं जो CD/RW, रीड राइट दोनों मोड में काम करने होते हैं। लेकिन CD से डेटा पढ़ना आसान है, उस पर राइट करना थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। इट कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ and it can store up to 700 MB data. It is also very cost effective. A CD is mainly of 3 types. तो बच्चों, ये जो CD है ना, ये बहुत ही सस्ता स्टोरेज डिवाइस है। आपको एक ब्लैंक CD 8 से 10 रुपये में मिल सकती है और बहुत ही आसान है, बहुत सस्ता मिलता है ये। लेकिन एक 8 से 10 रुपये के कॉम्पैक्ट डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 700 MB। तो आमतौर पर लोग मार्केट से जो फिल्में खरीद करके लाते हैं, ऑडियो सॉन्ग्स का MP3 खरीद करके लाते हैं, वो सब के सब CD पर होते हैं। और तो और ये जो लोग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं कि हाँ मेरे पास Windows 10, मेरे पास में MS ऑफिस है, तो ये सब जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, तरह तरह के ऐप वगैरह होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं, ये भी CD पर ही लोग एक दूसरे को दिया करते हैं।
तो ये जो CD होता है ये बेसिकली 3 तरह का होता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स। फर्स्ट वन इज CD-ROM, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। It is a read only CD which comes preloaded with music or data. We can only read the data on it but cannot erase the data on it or save extra data on it. तो ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क CD-ROM होता है उसका डेटा हम लोग पढ़ सकते हैं, उस पर जो गाने हों मूवी हों उसे देख सकते हैं, बट वी कैनॉट अल्टर इट, उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, एंड फर्दर वी कैनॉट डिलीट इट। सेकेंड फॉर्म इज CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। It is a recordable CD. The data written into a CD of this type cannot be erased and hence the CD cannot be used for rewriting. तो एक्चुअली में ये जो CDR है ये काफ़ी कुछ CD-ROM के जैसा ही है ना। इस पर हम डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड द थर्ड फॉर्मेट इज CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि ऐसा CD जिस पर रीड राइट करने का ज़्यादा मतलब दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हों, इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। एक ब्लैंक CD-ROM या CDR की कीमत 8 से 10 रुपये होगी, वेयर एज ए CDRW इट कैन कॉस्ट यू अप टू 40 रुपीज़ 60 रुपीज़, है ना। सो CDRW इज ए रीराइटेबल CD इन विच डेटा कैन बी रिटन अगेन एंड आफ्टर इरेजिंग द स्टोर डेटा। तो इसमें आप बार बार डेटा को इरेज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, फिर नया डेटा डाल सकते हैं, फिर से इरेज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ए कंप्यूटर नीड्स ए CD-ROM प्लेयर टू रन ए CD। और अगर आपके कंप्यूटर में CD-ROM प्लेयर नहीं है तो आप किसी भी तरह का CD एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एक्सटेंडेड वर्जन। ये हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो CD हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कॉम्पैक्ट डिस्क, उसका एडवांस्ड वर्जन है। इट इज़ नोन एज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD। क्या कहा मैंने? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज DVD। इट लुक्स लाइक ए CD। ये देखने में काफ़ी हद तक CD के जैसा ही लगता है, बिल्कुल वैसा ही लगता है, थोड़ी सी साइन ब्राइटनेस अलग होती है, बट द क्वालिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सेव्ड ऑन DVDs ऑफ बेटर क्वालिटी। तो क्या कहा मैंने कि लेकिन गाने की ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी जो DVD पर होती है वो CD से काफ़ी बेहतर क्वालिटी होती है। इसके साथ साथ में एक और बात यह है कि जहाँ पर CD की स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक की लिमिटेड है, वहीं DVD की स्टोरेज कैपेसिटी CD के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन स्टोर अप टू 4.7 GB DVD। और अब तो मार्केट में 2 लेयर ऐसे भी DVD होते हैं जो दोनों साइड्स में होते हैं, तो इसकी तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी भी डबल हो जाएगी ना। वन मोर फॉर्म ऑफ CD इज ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे इज द लेटेस्ट अमॉन्ग द स्टोरेज डिस्क एंड इज द मोस्ट सुपीरियर ऑफ ऑल। इट हैज ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 25 GB। तो समझ रहे हो ना बच्चों, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 25 GB। ब्लू-रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB। वी कैनॉट रन ए ब्लू-रे डिस्क इन ए CD-ROM प्लेयर, वी नीड ए ब्लू-रे प्लेयर टू प्ले ए ब्लू-रे डिस्क। तो हमें ब्लू-रे डिस्क को प्ले करने के लिए एक अलग ही CD-ROM प्लेयर की ज़रूरत होती है, जिसको हम ब्लू-रे डिस्क प्लेयर बोलते हैं। उसको एक साधारण CD-ROM प्लेयर ब्लू-रे डिस्क को प्ले नहीं कर सकता, ब्लू-रे डिस्क प्लेयर जो होगा वही कर सकता है। एक छोटा सा फैक्ट है, ए ब्लू-रे डिस्क यूजेज ए ब्लू वायोलेट लेजर टू रीड एंड राइट डेटा। आगे चल करके मैं एक अलग लेक्चर सेशन रखूंगा जिसमें बताऊंगा कि हाउ वी कैन स्टोर डेटा ऑन CD एंड हाउ वी कैन एक्सेस इट। कंप्यूटर की कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए CD या DVD पर डेटा स्टोर किया जाता है या वापस इसे फेच करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो यहाँ उसी से रिलेटेड एक बात है कि एक ब्लू-रे डिस्क में ब्लू वायलेट लेजर का इस्तेमाल होता है डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। ओके, अब हम लोग जो इस चैप्टर का आखिरी स्टोरेज डिवाइस लिखा हुआ है USB ड्राइव, जो ये भी बहुत कॉमन हो रहा है आजकल लोगों के बीच में, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। मैंने क्या कहा? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो उसकी वर्किंग के बारे में मैं भी एक छोटा सा लेक्चर अलग से रखूँगा। यहाँ देखते हैं कि USB ड्राइव कैसे काम करता है।
A USB drive or flash drive is a very small and compact storage device that can store a huge amount of data. It comes in various storage capacities ranging from 4 GB to 32 GB. मार्केट में तो आप 64, 128, 256 GB के भी पेन ड्राइव आसानी से मिलने लगे हैं और कीमत भी इसकी ज़्यादा नहीं होती। अगर आपको 256 GB का पेन ड्राइव लेना हो तो मेरे ख्याल से इसकी कीमत 1200, 1600 हो सकती है। 32 GB पेन ड्राइव इट कैन बी परचेज्ड विद इन 500 या 500 से भी कम में मिल जाएगा ये। तो हम लोग पढ़ रहे हैं USB ड्राइव के बारे में। इट इज़ यूज्ड बाय सिंपली इंसर्टिंग इट इनटू ए USB पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो बच्चों USB ड्राइव को एक्सेस करना सबसे आसान काम है। बस आपको कंप्यूटर के लैपटॉप के USB ड्राइव में इसे इंसर्ट करना है, बहुत ही आसान है ये। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो बड़ी फास्ट भी होती है। It is also a highly durable device and keeps the data safe and secure. You can rewrite data into it any number of times. A USB drive is commonly known as a pen drive or thumb drive also. तो है ना बच्चों कि USB ड्राइव को एक्सेस करना हमारे आपके सबके लिए बड़ा आसान है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हम बार बार डेटा को रीराइट कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि बस जब हम उसे इस्तेमाल कर रहे हों अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो उसका कंप्यूटर का अचानक से पावर शट डाउन नहीं होना चाहिए, अचानक से कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं हो। नहीं तो उस केस में अगर हम लोग पेन ड्राइव से डेटा जो एक्सेस कर रहे होते हैं वो करप्ट हो सकता है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपको भी इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, कोई भी स्टोरेज मीडिया, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, है ना, DVD हो, CD हो, पेन ड्राइव हो, इसे हम लोगों को मैग्नेटिक चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक हाई वोल्टेज वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से दूर रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। मॉइस्चर से, नमी वाले जगह से भी दूर रखना चाहिए। तो बच्चों, आप सब लोगों को मेरा पहला कंप्यूटर सेशन, पहला लेक्चर सेशन कैसा लगा? आप मुझे अपने फीडबैक में, कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताएं। आगे चल करके मैं आपके लिए कंप्यूटर साइंस के और भी बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाला हूं। ये तो एक ऑडियो लेक्चर सेशन था। आगे चल करके मैं बिल्कुल ही इंटरैक्टिव ऐसा लेक्चर सेशन जो कि कंप्यूटर पर चला करके ही रिकॉर्ड किया गया हो, जिसे आप देख सकें, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप वर्ड कैसे चलाएंगे, पावर पॉइंट कैसे एक्सेस करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, और उस समय में कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, हम लोग माउस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कीबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो चीज़ें आप बिल्कुल लाइवली देख पाएंगे इंटरैक्टिव मोड में। तो वैसे भी सेशन मैं रखूँगा। तो बच्चों, अब यहाँ पर मैं ये सेशन यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा। आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। यू शुड लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, है ना। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरे नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करेगा, और मैं आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाला हूँ जो आपके सीखने के लिए, आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में रिवाइज करने के लिए भी। तो बच्चों, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।